आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों हार्डी-शुल्जे नियम। ठीक है, चैप्टर 5 क्लास 12 का पृष्ठीय रसायन में हार्डी-शुल्जे नियम क्या कहता है। ठीक है, हम पहले लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे, हम पहले उदाहरण से समझेंगे इसको। ठीक है, हार्डी-शुल्जे नियम जो होता है बच्चों, यहाँ से बात करता है स्कंदन की। किसकी बात करता है? स्कंदन की बात करता है। यहाँ से हार्डी-शुल्जे नियम अपना ये कहता है कि मान लीजिए अपने पास कोई कोलाइडी विलयन है, ठीक है, और उसको क्या करना है? अवक्षेपित करना है। जैसे हमने कहा हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन है और ये कोलाइडी विलयन कैसा है? धनावेशित है। ये कोलाइडी विलयन बच्चों कैसा है? धनावेशित है। तो वो ये बताता है कि एक धनावेशित कोलाइड हो चाहे कोई ऋणावेशित कोलाइड हो, उसके स्कंदन के लिए किस प्रकार के हमें विद्युत अपघटय की आवश्यकता होगी। दोबारा सुन लीजिए बच्चों, क्या कहना चाह रही हूँ। हार्डी-शुल्जे नियम अभी हम नियम पढ़ेंगे क्या चीज है, लेकिन पहले इसको हम समझ रहे हैं। हमने सबसे पहले ये कहा कि हमारे पास क्या है बच्चों? एक धनावेशित कोलॉइड है। कैसा कोलॉइड है? धनावेशित कोलॉइड। इसको अपघटित करने के लिए हमें क्या चाहिएंगे? ऋणावेशित कण चाहिएंगे। ऋणावेशित कण ही तो चाहिएंगे, इसको हमें अवक्षेपित करना है। और हमारे पास मान लीजिए वो ऋणावेशित कण कौन कौन से हैं? क्लोराइड आयन है और सल्फेट आयन है और एक और ले लीजिए हमारे पास है फॉस्फेट आयन। तो एक धनावेशित कोलॉइड इन तीनों में से सबसे आसानी से किससे अवक्षेपित हो जाएगा? तो उसका क्रम क्या होगा बच्चों? उसका क्रम होगा ये, अर्थात फॉस्फेट आयन सबसे पहले उस धनावेशित कोलॉइड को अवक्षेपित कर देगा। क्यों? इसकी संयोजकता क्या है? सबसे ज्यादा है। इसी प्रकार से बच्चों अगर कोई कैसा है हमारे पास ऋणावेशित कोलॉइड है, कैसा कोलॉइड है बच्चों? ऋणावेशित कोलॉइड है और उसे हमें क्या करना है? अवक्षेपित करना है। तो उसके लिए हमारे को पॉजिटिव विद्युत अपघटय की आवश्यकता होगी। पॉजिटिव कौन कौन से हो सकते हैं? कैल्शियम +2 हो सकता है, एल्यूमिनियम +3 हो सकता है, या आप ले सकते हो सोडियम आयन। तो इसमें से भी सबसे ज्यादा कौन है स्कंदन क्षमता रखने वाला? वो है एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, तो ये कहता है कि मान लीजिए अगर यहाँ से एल्यूमिनियम का 1 ग्राम चाहिए तो हमें कैल्शियम का इससे ज्यादा मात्रा चाहिएगी और सोडियम की इससे ज्यादा मात्रा चाहिएगी। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम पर कितना आवेश है? +3। सोडियम पे कितना है? +1। अर्थात जहां काम एक एल्यूमिनियम आयन करेगा वहां पे काम सोडियम के कितने आयन चाहिए? 3 आयन चाहिए। अर्थात स्कंदन क्षमता किसकी ज्यादा हुई? जिस पर आवेश जितना ज्यादा हुआ। आया समझ में आपको? यहाँ से अगर हम अब आगे देखें इसके नियम को, देखें नियम क्या कहता है बच्चों। ये नियम ये कहता है हमारे पास कि किसी कोलॉइड की निश्चित मात्रा को स्कंदित करने वाले विद्युत अपघटय की मात्रा कोलाइडी कण से विपरीत आवेश युक्त आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। वही चीज जो मैंने आपको बताया, किसी कोलाइड की निश्चित मात्रा को स्कंदित करने वाले, अर्थात कोई कोलाइड है, फिर से हम बोल रहे हैं कोई भी कोलाइड आपने ले लिया है, जैसे मान लीजिए यह हमारे पास कोई ऋणावेशित कोलॉइड है। कैसा कोलॉइड है? ऋणावेशित कोलॉइड है। उसको अगर स्कंदित करना है तो किसकी मात्रा चाहिएगी? विद्युत अपघटय की मात्रा चाहिएगी। और विद्युत अपघटय की मात्रा अगर चाहिएगी तो विद्युत अपघटय कौन सा वाला चाहिएगा? जिसके अंदर पॉजिटिव आवेश भी हो, अर्थात कोलाइडी कण से विपरीत आवेश हो। कोलाइडी कण का आवेश नेगेटिव, तो उसकी विपरीत आवेश कौन होगा? पॉजिटिव। की संयोजकता पर निर्भर करती है, अर्थात इसकी संयोजकता +1 है, +2 है या +3 है। देखिए जिस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। देखिए इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। देखिए बच्चों यहाँ से अब आप देखिए धनावेशित कोलाइड कण के प्रति ऋणायनों की स्कंदन क्षमता का घटता हुआ क्रम। पेपर में ऐसे आएगा कि धनावेशित कोलाइडों के लिए स्कंदन क्षमता का क्रम लगाइए। तो यहाँ आप देख सकते हो इसकी कितनी है? -4। इस पे कितना है? -3। इस पे कितना है? -2। इस पे कितना है? -1। अर्थात जहाँ यहाँ से अगर 4 क्लोराइड आयन और 1 फेरोसाइनाइड आयन अगर मैं कहूँ तो इसकी मात्रा बराबर होगी, क्योंकि एक पर कितना आवेश है? -4। इस पे कितना आवेश है? -1। अर्थात क्लोराइड के जहां 4 कण चाहिएंगे वहां इसका केवल और केवल 1 कण चाहिएगा। समझ में आई आपको बात? यहाँ से क्वेश्चन जो मैं आपको बता दूं बच्चों, क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में
क्वेश्चन इस तरह से आता है आपका, यहाँ से मैंने क्वेश्चन तो नहीं बनाया लेकिन क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि कोई धनावेशित कोलाइड के लिए निम्न की स्कंदन क्षमता का क्रम लगाइए। स्कंदन क्षमता के लिए क्रम में क्या दे देगा, जैसे आपको दे दिया KCl K2SO4 और दे दिया यहाँ से अपन और ले ले H3PO4 और दे दिया K4FeCN का होल 6। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने आपसे कोई भी धनावेशित इस तरह लिख दिया, ये आपको नहीं दिए होते, मान लीजिए ये आपको नहीं दिए हैं, ये हटा दिए हमने यहाँ से, है ना। क्वेश्चन ने आपको दे दिया कि इस धनावेशित कोलाइड के प्रति निम्न का स्कंदन शक्ति का घटता हुआ क्रम लगाइए। फिर से सुन लीजिए, धनावेशित कोलाइड कण के लिए स्कंदन शक्ति का घटता हुआ क्रम लगाइए। अब शब्द क्या आ गया यहाँ से, धनावेशित, तो आपको इसमें से ऋणावेशित कण निकालने, तो इसका ऋणावेशित कण क्या हुआ Cl-, इसका ऋणावेशित कण क्या हुआ सल्फेट आयन। ठीक है, इसका ऋणावेशित कण क्या हुआ PO4-3 और इसका ऋणावेशित कण क्या हुआ FeCN होल 6-4। इसका मतलब आंसर में अब हम देख लें अगर बच्चों, तो आंसर में वही चीजें आ जाती हैं जो आपके सामने यही लिखी हुई हैं। कहने का अर्थ है कि अगर आपको यहाँ क्वेश्चन में KCl लिखा मिले और K2SO4 लिखा हुआ मिले तो आपको, और यहाँ से धनावेशित शब्द मिले, तो उत्तर में आप क्या लगाएंगे, धनावेशित के अनुसार यहाँ पर ऋणावेशित कणों को अलग से बाहर निकाल लीजिए, तब जाकर यहाँ से अपना प्रश्न का उत्तर बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर बच्चों धनावेशित नहीं लिख के यहाँ पर लिखा होता ऋणावेशित कोलाइडी कण के प्रति स्कंदन क्षमता का क्रम लगाइए, ऋणावेशित के लिए कह देता आपसे, और यहाँ उत्तर में आपको दे देता NaCl KCl और AlCl3 ये दे देता, और वो कहता है ऋणावेशित के प्रति क्रम लगाइए। तो ऋणावेशित के लिए आपको कौन सा आयन देखने होते हैं, धनावेशित आयन, तो इसका आयन क्या है Na+, इसका क्या है K+ और इसका क्या है Al+3, अर्थात इन दोनों की तो समान हो गई और Al+3 की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ऋणावेशित के लिए आपको इनमें से पूरे में से क्या छांटने होंगे, धनावेशित कण छांटने होंगे। तो समझ में आया आपको, हम एक क्वेश्चन वाला जो वीडियो बनाएंगे तो उसकी तरह से यहाँ पे इसके लिए क्वेश्चन बना देंगे और वहाँ पे सॉल्व आपको करवा देंगे बच्चों। चलिए अब हम हार्डी-सुलज़े नियम आगे देखिएगा। यहाँ से बच्चों हार्डी-सुलज़े नियम में ही मैंने ऋणावेशित कोलाइड कण के प्रति धनायनों की स्कंदन क्षमता क्रम, वही जिसपे जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, हेल्पफुल होगा, उतना ही ज्यादा कैपेबल होगा। अब देखिएगा बच्चे, यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कंदन या ऊर्णन क्षमता, कोगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन पावर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों फ्लॉक्यूलेशन पावर। फ्लॉक्यूलेशन पावर क्या कहती है, वैद्युत अपघटय की वो न्यूनतम मात्रा, वैद्युत अपघटय तो आप समझ गए ना आप क्या चीज होती है, जैसे NaOH ले लिया या NaCl हो गया, जिसमें धारा प्रवाहित करने पर ये प्लस और माइनस में डिवाइड हो जाए। तो वैद्युत अपघटय की वह न्यूनतम मात्रा जिसकी सहायता से कोलाइडी विलयन का स्कंदन होता है उसे स्कंदन या ऊर्णन क्षमता कहते हैं। इसे मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए आपके पास, हमने कहा ये कोई A विद्युत अपघटय और ये B, अगर मैं कहूँ ये 10 मोल प्रति लीटर चाहिए और ये मैं कह दूँ केवल 5 मोल प्रति लीटर चाहिए, और मैं कहूँ किसी को स्कंदन करने के लिए केवल 1 मोल प्रति लीटर चाहिए, तो सबसे अच्छी स्कंदन क्षमता किसकी हुई, A B C, तो सबसे अच्छी स्कंदन क्षमता हुई C की। क्यों, क्योंकि इसको तो 1 लीटर में 10 मोल डालोगे तब स्कंदन होगा, B का 5 मोल डालोगे तब स्कंदन होगा, C का मात्र अगर 1 मोल डाल दोगे 1 लीटर में तो उसका स्कंदन हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका स्कंदन मान कम होता है उसकी स्कंदन क्षमता अधिक होती है। देखो स्कंदन मान इसका मैंने बता दिया आपको कम है 1 मोल, तो यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि जिसका मान जितना कम होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, अर्थात मात्रा जिसकी कम होगी। मैंने आपसे कह दिया किसी के 5 ग्राम चाहिए स्कंदन करने के लिए और किसी के 25 ग्राम चाहिए स्कंदन करने के लिए, तो कौन सा ज्यादा अच्छा हुआ, जिसके 5 ग्राम चाहिए, मतलब थोड़ी सी मात्रा से ही काम चल गया। तो सूत्र आप याद कर लीजिएगा, वैद्युत अपघटय की मात्रा इंटू उसकी मोलरता, कुल आयतन जितना अपन ले रहे हैं 1 लीटर 2 लीटर उसके अनुसार इंटू 100। तो जिसका मान कम होगा अर्थात जिसकी मात्रा जितनी कम चाहिए स्कंदन के लिए वो उतना ही अच्छा, उसकी ज्यादा स्कंदन क्षमता यहाँ से होगी।
बच्चों आप अलग से भी यहाँ से नोट कर सकते हो, जिस विद्युत अपघटन की स्कंदन का मान कम होता है उसकी स्कंदन क्षमता अधिक होती है। देखिए यहाँ से बच्चों अपने पास एग्जाम्पल है, ऋणावेशित कोलाइडी कण है, उसके लिए स्कंदन मान दे रखे हैं। अब आप यहाँ से देखिए लिथियम क्लोराइड का कितना दे रखा है 57.9, यहाँ AlCl3 का मान कितना दे रखा है 0.085 दिया हुआ है, और इसका मान कितना दिया हुआ है 57.9। अब आप मुझे बताइए किसका वैल्यू कम है, AlCl3 का कम है, अर्थात ये ज़्यादा अच्छा होगा बजाय LiCl के। अब आप इसके अंदर एक चीज़ और दे रखे हैं कि लिथियम का कितना है बच्चों Li+1, सोडियम का कितना है Na+, KCl में कितना है K के लिए ये 57 है, Na का 52 है, 98 KCl का है, यहाँ से Pb के लिए 38 है। लेकिन आप यहाँ से अगर आवेश देखें, जैसे जैसे आवेश बढ़ता जा रहा है Mg पर आवेश +2 है, और ये +1 वाले हैं तो +1 पर ज़्यादा है, +2 के लिए और कम है, और जैसे ही +3 वाला आया यहाँ से तो इसके लिए मात्रा और भी ज़्यादा कम हो गई, अर्थात इसका थोड़ा सा आप विद्युत अपघटन की मात्रा डाल देंगे उसका स्कंदन ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कोलाइडो का रक्षण। अभी आपने देखा कि अगर हमने मान लीजिए ये कोलाइडी विलयन है और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया विद्युत अपघटन, जैसे अभी मैंने AlCl3 डाल दिया तो ये सारा पदार्थ क्या होने लगेगा नीचे की ओर आके अवक्षेपित हो जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि द्रव विरोधी कोलॉइड जो होते हैं बच्चों यहाँ से अपने द्रव विरोधी कोलॉइड द्रव स्नेही कोलॉइडों की तुलना में अधिक अस्थायी होते हैं। ये तो हम जानते हैं, पहले भी हमने पढ़ लिया कि द्रव विरोधी कोलॉइडों की जो अपनी पावर होती है, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था का जो आकर्षण होता है वो कम होता है, इनमें भाई बंधुता कम होती है। लेकिन द्रव स्नेही वालों के बीच में परिक्षेपण और परिक्षिप्त माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था जो होती है उनका बंधुता बहुत ज्यादा होती है। तो द्रव विरोधी कोलॉइडों की जब यहाँ से बंधुता कम होती है तो इनके बीच में तो लड़ाई, देखो मैं एक चीज आपको तरीके से बताती हूँ कि मान लो ये द्रव स्नेही है और ये क्या है द्रव विरोधी, ये तो कैसा वाला है स्नेही वाला है और ये कैसा है द्रव विरोधी वाला है, ठीक है। ये आराम से, अब ये द्रव विरोधी वाले में तो कण क्या होते हैं बच्चों, ये कणों की ज्यादा अच्छी बनती नहीं है, इसलिए क्या होते हैं इनके बीच में दुश्मनी जल्दी कराई जा सकती है। लेकिन द्रव स्नेही वाले कैसे होते हैं बच्चों, ये अच्छी तरह घुले मिले होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, ये अच्छी तरह घुले मिले होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो मुझे यहाँ से क्या डालना है विद्युत अपघटन डालना है और इसका स्कंदन कराना है, दोनों का ही क्या कराना है स्कंदन कराना है, अर्थात अवक्षेपण कराना है। तो द्रव विरोधी को तो लड़ाई कराने वाला कोई एक भी मिल जाए तो ये तुरंत क्या हो जाते हैं नीचे अवक्षेपित हो जाते हैं, क्योंकि भाई बंधुता तो इतनी है नहीं, आकर्षण बलों की क्या है कमी है। लेकिन द्रव स्नेही बहुत ज्यादा अच्छे वाले होते हैं, इसीलिए अगर ये 1 ग्राम से अवक्षेपित हो रहा है तो हो सकता है इसको अवक्षेपित करने के लिए 10 ग्राम का पदार्थ लग जाए। तो ये जो द्रव विरोधी वाले होते हैं ये कम विद्युत अपघटन की मात्रा से अवक्षेपित हो जाते हैं, जबकि द्रव स्नेही वाले अधिक विद्युत अपघटन की मात्रा से अवक्षेपित होते हैं। अब देखिए आगे, तो द्रव विरोधी कोलॉइड जल्दी स्कंदित हो जाते हैं। यदि किसी द्रव विरोधी कोलॉइड में द्रव स्नेही कोलॉइड मिला दिया जाए तो द्रव विरोधी का भी स्थायित्व बढ़ जाता है। कहने का अर्थ ये हो गया कि ये अपना जो द्रव विरोधी वाला है, अगर मैं इसमें कुछ मात्रा किसकी मिला दूं द्रव स्नेही की मिला दूं तो इनका स्थायित्व बढ़ जाता है, इनका स्थायित्व बढ़ गया, अर्थात इनमें दोस्ती हो गई। इनमें द्रव स्नेही वाला आया और इसके अंदर क्या करा गया भाई दोस्ती करा गया, अर्थात परिचित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के बीच में आकर्षण बढ़ गया। अर्थात अब इसके अंदर अगर हम इसके अंदर क्या डालें विद्युत अपघट्य डालें, मतलब NaCl डाल दो आप। विद्युत अपघट्य कौन सा चूज कर लिया हमने NaCl, ये प्लस माइनस वाला जो अवक्षेपण करेगा। अगर इसमें अब विद्युत अपघट्य अगर अपन डाल दें तो अब अवक्षेपण इतना आसानी से बच्चों नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब इसके अंदर दोस्ती कराने वाला कौन आ चुका है द्रव स्नेही आ चुका है। तो आगे देखो करता क्या है ये द्रव स्नेही वाला, तो द्रव विरोधी कोलाइड कणों के चारों ओर अधिशोषण के द्वारा द्रव स्नेही कोलाइडी कणों की एक परत बन जाती है जिससे वह अवक्षेपित नहीं हो पाते। इस प्रकार के कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं। देखो और आसानी से समझाती हूँ, ये अपने पास पात्र में क्या है, ये अपने पास परिक्षेपण माध्यम है, ये अपने पास द्रव विरोधी कण है, ठीक है, ये द्रव विरोधी कण है, इनका अवक्षेपण जल्दी हो जाता है अगर इसमें से विद्युत अपघट्य डाल दिया जाए। मैं विद्युत अपघट्य को दुश्मन बोल देती हूँ,
क्या शब्द यूज कर लेते हैं विद्युत अपघटय के लिए? दुश्मन। क्योंकि ये विद्युत अपघटय ही एक ऐसा है Na+Cl- जो जैसे ही इसके अंदर जाएगा ये तुरंत बेचारे नीचे आके पड़ जाएंगे और नीचे आके क्या हो जाएगा, इनका अवक्षेपण हो जाएगा। अब कौन आता है बच्चों, यहाँ से मैं आपको बताऊं, यहाँ से अपने पास अब आता है द्रव स्नेही। कौन आएगा बच्चों? अब द्रव स्नेही। जैसे ही द्रव स्नेही इसके अंदर ऐड किया जाता है तो ये जो कोलाइडी कण जो द्रव इस विरोधी के हैं, इनके चारों तरफ द्रव स्नेही क्या बना लेता है बच्चों? परत बना लेता है। ये परत बना ली इसने। अब परत बनाने से हुआ क्या, अब जैसे ही ये NaCl इसके अंदर ऐड होने के लिए आता है, क्या हुआ बच्चों, अब हमारे पास जैसे ही अब यहाँ से विद्युत अपघटय आता है ऐड होने के लिए Na+ और Cl-, तो ये अब इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और यहाँ से क्या होता है, इनके चारों तरफ क्या बनना लगती है, परत पहले से ही किसकी बन चुकी है, परत बन चुकी है, द्रव स्नेही की परत बन चुकी है। तो आपको एक चीज समझ में आई यहाँ से कि द्रव स्नेही करता क्या है, द्रव विरोधी के चारों ओर एक रक्षी परत बना लेता है जिससे आने वाला विद्युत अपघटय इसको अवक्षेपित नहीं कर पाता, इसको स्कंदित नहीं कर पाता। तो कोलाइडो के रक्षण करने का बेसिकली काम कर कौन रहा है, वो काम कर रहा है द्रव स्नेही। किससे रक्षा कर रहा है, दुश्मन है कौन, वो है विद्युत अपघट्य। और किसकी रक्षा कर रहा है बच्चों, वो रक्षा कर रहा है हमारे द्रव विरोधी कोलॉइड की, जिसके बीच में भाई बंधुता जो परिक्षेपण माध्यम परीक्षित प्रावस्था की होती है वो कम होती है। तो यहाँ से बच्चों मैंने आपको कोशिश की है समझाने की पूरा कि कोलाइडो का रक्षण का अर्थ क्या है। कोलाइड का रक्षण है द्रव इस विरोधी कोलाइड को स्कंदन से बचाना। द्रव विरोधी का स्कंदन करेगा कौन, द्रव विरोधी का स्कंदन करेगा विद्युत अपघट्य। और विद्युत अपघट्य से स्कंदन से कैसे बचाएंगे कि ये जो द्रव विरोधी कोलॉइड है इसके चारों तरफ हम परत किसकी बना देंगे, द्रव स्नेही की परत बना देंगे। जैसे ही द्रव स्नेही की परत बनेगी अब ये विद्युत अपघटय इसको कैसे भी अवक्षेपित नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से जो द्रव स्नेही कोलॉइड होता है वो रक्षी कोलॉइड का काम करता है। बच्चों अगर कोलॉइड का रक्षण समझ में आ गया तो प्लीज एक बार कमेंट में बता दें मैडम हमें कोलॉइडों का रक्षण समझ में आ गया है। चलिए इसके बाद आगे का टॉपिक में देख लेते हैं कि आगे का टॉपिक क्या है अपना। इसी से जुड़ता हुआ टॉपिक है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर को किसने दिया था, गोल्ड नंबर को देने वाले थे नाम, उसका नाम बुक में नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको, जिग्मोंडी नाम था साइंटिस्ट का, जिग्मोंडी। जिग्मोंडी ने दिया था गोल्ड नंबर। क्या कहता है गोल्ड नंबर, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। हालांकि डेफिनेशन पढ़ने पर एक बार में कतई समझ में नहीं आने वाली है, फिर भी एक बार तो रीड करनी है ही बच्चों। यहाँ से अपने को डेफिनेशन देख लीजिए। रक्षी कोलॉइड की मिलीग्राम में मात्रा, पहली बात गोल्ड नंबर क्या चीज है, रक्षी कोलॉइड की मिलीग्राम में मात्रा। मिलीग्राम में मात्रा किसकी, रक्षी कोलॉइड। रक्षी कोलॉइड कौन से होते हैं, द्रव स्नेह की मात्रा क्या है अपनी, गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर का सबसे अच्छा मतलब तो ये पता चल गया, रक्षी कोलॉइड की मात्रा, वो भी किसमें, मिलीग्राम में। तो रक्षी कोलॉइड की मात्रा क्या कहलाती है, गोल्ड नंबर। जो 10 ml गोल्ड हाइड्रोसोल, गोल्ड का हमें क्या लेना है, विलियन लेना है। क्या लेना है, गोल्ड का विलियन। और वो कितना लेना है हमें, 10 ml। 10 ml गोल्ड हाइड्रोसोल के स्कंदन को, इसका क्या करना है हमें, अवक्षेपण के स्कंदन को 10% NaCl के 1 ml को मिलाने पर रोकने में आवश्यक हो गोल्ड संख्या कहलाती है। फिर से देख लीजिएगा डेफिनेशन। रक्षी कोलॉइड की मिलीग्राम में मात्रा जो 10 ml गोल्ड हाइड्रोसोल के स्कंदन को 10% NaCl के 1 ml को मिलाने पर रोकने में आवश्यक हो गोल्ड संख्या कहलाती है। बच्चों मैं यहाँ से आपको इसको क्लियर करना चाहूंगी, एक बार देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से मैंने गोल्ड नंबर को एक छोटा सा डायग्राम बनाया है कि रक्षी कोलॉइड की मिलीग्राम में मात्रा किस में डाली जाएगी, 10 ml गोल्ड के विलियन में। ये गोल्ड का विलियन ले लिया, इसके अंदर क्या डाल दी हमने, मिलीग्राम में मात्रा। ये करेगी क्या, ये मिलीग्राम में मात्रा, ये जो हम NaCl विद्युत अपघट्य डालेंगे, कितना NaCl है, 10% NaCl है। कितना, 10% NaCl का मतलब हो गया अगर 100 ml विलियन है तो 90 ml तो पानी और 10 ग्राम NaCl है ना। ये अपना 10% का सॉल्यूशन है। इसमें से मैंने कितना ले लिया, मात्र 1 ml। तो इस 10 ml के गोल्ड को अगर मैं 1 ml NaCl मिलाऊं तो ये अवक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है, ये अवक्षेपित हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि 1 ml NaCl मिला भी दिया जाए तो भी अवक्षेपित ना हो,
इसके लिए मुझे रक्शी कॉलॉइड कितना मिलाना पड़ेगा, क्योंकि रक्शी कॉलॉइड द्रव स्नेही कॉलॉइड होते हैं जो कि कोलाइडी कण के चारों तरफ परत बनाकर उसका अवक्षेपण रोक देते हैं। फिर से समझ लीजिए, ये NaCl अगर मान लीजिए ये नहीं होता, हमने चलो ये काट दिया, ये यहाँ से नहीं है, अगर केवल आप 10 ml गोल्ड के विलियन में अगर NaCl को मिलाते हैं तो मैं आपको बताऊं क्या होगा उस समय, ये अपना गोल्ड जो होगा वो नीचे की तरफ क्या होगा, अवक्षेपित हो जाएगा। अब इस अवक्षेपण को हमें क्या करना है, रोकना है। तो होगा क्या, इसके अंदर ये जो गोल्ड का कण होगा इसके चारों तरफ हमें क्या करना होगा, प्रोटेक्शन लेयर बनानी होगी। वो लेयर कौन बनाएगा, वो लेयर बच्चों बनाएगा अपना ये जो आपके सामने अब दिखाई दे रहा है, जो हमने पहले काट दिया था, ये रक्शी कॉलॉइड जो दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ये रक्शी कॉलॉइड अब जो है, ये रक्शी कॉलॉइड जो है वो क्या बना देगा, इसके चारों तरफ लेयर बना देगा। लेकिन उस रक्शी कॉलॉइड के मिलीग्राम में जितनी मात्रा चाहिएगी, मान लीजिए इसके लिए 1 मिलीग्राम मात्रा से इसके चारों तरफ सारे गोल्ड कणों के चारों तरफ क्या बनने लग जाए, परतें बनने लग जाएं, तो अब NaCl अगर मिलाओगे इसके अंदर तो अब कोई अवक्षेपण नहीं होगा। तो 10 ml गोल्ड हाइड्रोसोल में जितना रक्शी कॉलॉइड अवक्षेपण से बचाने के लिए मिलाना पड़ जाए वही क्या कहलाएगा, गोल्ड नंबर। तो जिसके लिए इस द्रव स्नेही कोलाइड की मात्रा, इस रक्शी कोलाइड की मात्रा जितनी कम होगी वही उतना अच्छा रक्शी कोलाइड होगा। देखें इसके लिए हम, देखिए बच्चों यहाँ से कुछ द्रव स्नेही कोलाइड की गोल्ड संख्या निम्न है। जिलेटिन के लिए मात्र कितना है, 0.005, और स्टार्च के लिए कितना है, 25 ग्राम। अर्थात इन सब में अगर हम देखें तो सबसे अच्छा द्रव स्नेही कोलॉइड कौन सा है, 0.005, अर्थात जिलेटिन है। और सबसे खराब कौन है, स्टार्च। अर्थात स्टार्च की आपको 25 मिलीग्राम मात्रा डालोगे तब जाकर उसके अंदर अवक्षेपण रुकेगा, लेकिन जिलेटिन की आप मात्र 0.005 मिलीग्राम मात्रा डाल दोगे तो वहां गोल्ड में स्कंदन का होना, अवक्षेपण का होना रुक जाएगा, अर्थात कोई पदार्थ अवक्षेपित नहीं होगा। अब देखिएगा बच्चों आगे, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, गोल्ड नंबर खत्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक है पायस। पायस क्या कहते हैं, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। पायस जो होता है वो द्रव का कोलाइडी तंत्र होता है जिसमें परिक्षिप्त और परिक्षेपण दोनों माध्यम कैसे होते हैं बच्चों, द्रव होते हैं। परिभाषा में लिखी हुई है, वे कोलाइडी विलयन जिन्हें परिक्षिप्त अवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो, द्रव, पायस कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, दूध। दूध में क्या होता है बच्चों, जल में वसा जो होती है, आपने देखा होगा जब दूध को गर्म करते हैं तो यहाँ से गर्म करने पर भी इमल्सी जो आपकी परत जो होती है, कोलाइडी परत, रक्षण की परत होती है, वो टूट जाती है। तो गर्म करने से जो मलाई होती है, दूध के ऊपर जो चिकनाई की परत आती है वो क्या होती है, वसा ही होती है जो दूध में से निकल के बाहर आती है। तो जल में वसा का वितरण, तो वसा जो होती है वो भी लिक्विड ही होती है। घी कैसा होता है, लिक्विड ही तो होता है। तो घी जल में वसा का जो वितरण होता है, अर्थात ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, वही क्या कहलाता है, इमल्शन कहलाता है। और पायस कहलाता है, उसका उदाहरण है अपना दूध। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पायस कितने प्रकार के होते हैं, तो पायस ध्यान रखिएगा बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, तेल में जल, जल में तेल। तेल में जल का अर्थ क्या है वो देख लीजिए। ये हमने क्या करा, यहाँ बहुत सारा तेल लिया, हमने क्या लिया, तेल लिया, और इसके अंदर छोटी छोटी ड्रॉपलेट किसकी डाल दी, पानी की डाल दी, थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दिया। तो तेल तो यहाँ ज्यादा है और जल कम है, तो ज्यादा जो होगा वो परिक्षेपण है, तो तेल तो परिक्षेपण का काम करेगा और जल परिक्षिप्त प्रावस्था का काम करेगी। लेकिन जल में तेल जो होगा, अर्थात पानी तो ज्यादा होगा, यहाँ से ये तो पानी हो गया, और यहाँ से अगर मैं इसमें थोड़ी छोटी ऑयल की बूंदे डाल दूं पानी में, तो यहाँ पर पानी काम करेगा परिक्षेपण का, तो तेल काम करेगा परिक्षिप्त का। तो यहाँ पर जल में तेल और तेल में जल, अगर जल यहाँ से ज्यादा होगा तो जलीय पायस, और तेल ज्यादा होगा तो जलीय पायस होगा। देखिए एक बार चित्र से, देखिए बच्चों यहाँ चित्र में आपके सामने लिखा हुआ है तेल में जल, जल में तेल। यहाँ कलरफुल डायग्राम में शो किया है क्योंकि ऑयल येलो कलर का होता है अपना। तो ये वाला जो है अपना बच्चों एग्जाम्पल में थोड़ा सा अपने पास गड़बड़ हो गई है, यहाँ से डायग्राम में चित्र जो है वो आपके पलट गए हैं। अब देख लीजिए बच्चों, अब सही हो गया, अपने पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी थोड़ी देर पहले। अब यहाँ देख लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया है बच्चों, ये जो तेल में जल हमने दिखाया है, क्या दिखाया है यहाँ से, तेल में जल। तो यहाँ पे तेल कैसा होता है अपना, ये होता है अपना येलो कलर का। तो येलो वाला तो तेल है, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं ब्लू कलर की वो किसकी हैं, पानी की हैं। तो येलो वाला तो ऑयल है अपना, और जो ब्लू कलर की बूंदे हैं वो क्या है अपने पास, वाटर की है। ठीक है,
तो हमारे पास तेल में जल कुछ इस तरह से दिखेगा, जबकि जो ब्लू कलर का है वो क्या है हमारे पास, वाटर है यहाँ से, और जो येलो वाली बूंदे हैं वो किसकी हैं, ऑयल की हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि जल तो परिक्षेपण का काम कर रहा है, तेल कम मात्रा में है जो परिक्षिप्त का काम कर रहा है। तेल यहाँ परिक्षेपण का काम कर रहा है और जल यहाँ परिक्षिप्त का काम कर रहा है। अगर तेल ज्यादा है बच्चों तो यहाँ से अपने पास क्या कहलाएगा वो, एक सेकेंड, यहाँ से बच्चों देखिए, यहाँ से बच्चों ये अपने पास हम बता रहे थे आपको कि यहाँ से अपने पास, अगर ये अपने पास ऑयल ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगा, तेलीय पायस, और अगर यहाँ से पानी ज्यादा है तो क्या कहलाएगा, ये जलीय पायस कहलाएगा। एग्जाम्पल यहाँ से दूध का, और यहाँ से अपने पास है मक्खन या कोल्ड क्रीम का एग्जाम्पल है। मक्खन में आप देखोगे कि जो ऑयल वाला पोर्शन होता है वो ज्यादा होता है, उसको तपा के फिर क्या करते हैं अपन, मक्खन को अगर पिघला ले, बटर को अगर पिघला ले तो वो कौन सा पोर्शन आ जाता है, उसका लिक्विड वाला भाग आ जाता है। तो मक्खन और कोल्ड क्रीम तो यहाँ से तेल में जल कहलाएगा, जबकि दूध क्या कहलाएगा, जल में तेल। ठीक है, यहाँ से अब देख लीजिए यहाँ से बच्चों, और आगे अपने पास जिसको आपको अपने कॉपी में नोट करना है कि तेल में जल और जल में तेल, इस प्रकार के पायस में जल की छोटी छोटी बूंदें तेल में वितरित रहती है, जिसे वाटर ऑयल इमल्शन कहते प्रदर्शित करते हैं, WO से। मक्खन कोल्ड क्रीम तेलीय पायस कहते हैं, जल में तेल, इसे पायस में तेल की छोटी छोटी बूंदें जल में वितरित रहती हैं। तो इस तरह का एग्जाम में, क्योंकि आप तो कलरफुल नहीं बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, तो आप पेपर में इस तरह से बना सकते हैं। तेल में जल, ये तो ऑयल हो गया पूरा, और छोटी छोटी बूंदे पानी की है। जल में तेल, पूरा जल हो गया, छोटी छोटी बूंदे किसकी, यहाँ से ऑयल की हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद बच्चों अब हम जो आगे का वीडियो है वो अपन आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद बच्चों। फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तब आपके लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।